ज्योतिष पढ़ने का मतलब है आत्मा से पढ़ो, मन लगा के, चैतन्य मन से, खुश होके, चेहरे पे मुस्कान के साथ। तो कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह की टेंशन लेने की। पढ़ाएंगे स्टार्टिंग से बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करके एक एक चीज। ठीक है, तो कोई लोड नहीं लेना है। कभी लोड लेके जिसने भी ज्योतिष पढ़ी है उसके माइंड में कभी भी कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो सब लोग खुश हो जाओ, चेयरफुल हो, जॉयफुल हो। ज्योतिष एक वेदांग है, तो उसको हम अपनी आत्मा से और मन से पढ़ने का हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे। तो मैंने कुछ लोगों को देखा बड़ा सीरियस नोट में बैठे थे, तो सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। सीरियसनेस से कुछ नहीं आता है। अपने आप को, अपने पात्र को जितना खाली रखेंगे उतनी ज्यादा चीजें उस पात्र में आएंगी, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो एम्प्टी कर लो, सब कुछ भूल जाओ, जो भी बड़ी बड़ी टेक्निक जितनी भी पढ़ी है सब भूल जाओ। एकदम बेसिक से 7th हाउस को स्टार्ट करेंगे और कारका को इन्फ्यूज करके, ब्लेंड करके प्रिडिक्शन करना सिखाएंगे। ज्योतिष नहीं भी किसी को आती होगी ABCD, उसको भी डरने की, परेशान होने की, टेंशन में सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। डेस्टिनी स्टार का आभार व्यक्त करते हुए मैं आचार्य जिज्ञासु अपने साथ सभी जुड़ने वाले पूजनीय बराबर के और छोटे भाई बहनों और वरिष्ठ लोगों का स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं 7th हाउस की पुराण ज्योतिष की। ठीक है, 7th हाउस और मैरिज, लीगल एग्रीमेंट, नेगोशिएशन, डील क्रैकिंग, ठीक है, स्पाउस, व्यापार, ट्रेड, व्यक्तिगत अंग शरीर के, ये सब जो है 7th हाउस के डोमेन। ठीक है, 7th हाउस को हम 3-4 एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। पहला एस्पेक्ट में पढ़ेंगे काल पुरुष के हिसाब से। काल पुरुष में विष्णु की कुंडली जो है या काल की कुंडली जो है मेष लग्न की है, तो नेचुरल 7th हाउस जो है वो लिब्रा या तुला राशि पड़ता है, तो वो क्या बताता है। फिर हम पढ़ेंगे सबकी तत्कालिक लग्नों में अलग अलग, सबके चार्ट में अलग अलग राशि वहां पे विद्यमान होगी 7th हाउस में, उस परिपेक्ष को भी समझना जरूरी है। बेस में भले लिब्रा रहे, हम और आप सभी के लग्न कोई भी हो, 7th हाउस में 1 से लेके 12 तक कोई भी राशि स्थित हो, अपार्ट फ्रॉम दैट सबके चार्ट के 7th हाउस के बेसमेंट में तुला राशि विद्यमान होती है, क्योंकि हम विष्णु का अंग है। सूरज में जब बिग बैंग थ्योरी हुई, विस्फोट हुआ, तो उसी से ग्रह बने और ग्रहों के बाद हमारा आपका पेड़ पौधों सबका जीवन स्टार्ट हुआ। तो हम सब में प्रकृति का स्टार्टिंग जो मेष लग्न की कुंडली थी, जहां से बिग बैंग थ्योरी हुई, विस्फोट हुआ, वो अंत विद्यमान है। हमारी कुंडली में 7th हाउस में चाहे वृश्चिक हो, चाहे कर्क हो, चाहे धनु हो, चाहे मेष हो, लेकिन बेसमेंट में हमेशा तुला राशि की ऊर्जा विद्यमान रहती है। ये एकदम माइंड में बैठा लो। उसके ऊपर आएगी तत्कालिक राशि, फिर राशि में आएंगे ग्रह, यानी कि मिट्टी रहेगी हमेशा 7th हाउस में तुला की, बिल्डिंग बनेगी 1 से लेके 12 राशि तक किसी की भी, और जो टेनेंट होंगे जो उसमें रहेंगे मकान में, वो होंगे ग्रह। तो अब जब ऊर्जा को समझने की बात आएगी, मिक्स करने की बात आएगी, तो बेसमेंट की मिट्टी तो तुला की, उसके ऊपर कोई भी राशि 1 से 12 तक आ गई, वो ऐड होगी, और रहने वाले ग्रह या दृष्टि डालने वाले ग्रह वो वहां के टेनेंट या रहने वाले कहलाएंगे। इन तीनों के ही किसी भी हाउस पे, सिर्फ 7th हाउस की बात नहीं है, 1 से लेके 12 हाउस तक किसी भी हाउस की एनर्जी का की गणना इसी प्रकार से की जाएगी। तो आज हम उन लोगों के लिए पहले बोलेंगे कुछ देर जो बिल्कुल नए हैं। ठीक है, आप में से कुछ पुराने लोगों का रिवीजन हो जाएगा, उनको ये सारी बातें पता होंगी, लेकिन हमें सबको साथ लेके चलने के कारण नए लोगों के लिए भी हम एक चीज की पहले पहले ये देखने का प्रयास करेंगे कि 7th हाउस, 7th लॉर्ड, जो कि आज हमारा जो टॉपिक है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मैरिज का है, तो मैरिज के परिपेक्ष में कैसे रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं 7th हाउस का। ठीक है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल कलेक्ट करना नहीं आएगा तो फिर रॉ मटेरियल से रेसिपी बनाना कैसे आएगा। रेसिपी मींस प्रेडिक्शन, मींस क्या क्या हो रहा है चार्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नए लोगों के लिए कैसे 7th हाउस को देख के, चार्ट को देख के, 7th लॉर्ड को देख के, 7th हाउस पे पड़ने वाली दृष्टि, 7th लॉर्ड पे पड़ने वाली दृष्टि, 7th लॉर्ड का कंजंक्शन, 7th लॉर्ड की अपने मूल स्थान, 7th पोजीशन इन द चार्ट, ये सब रॉ मटेरियल के अलग अलग अंग, इनको कलेक्ट करना पहले आपको सिखाते हैं कि किसी की भी मैरिज के बारे में बोलने से पहले, क्योंकि एक बात समझ लो, शास्त्रों में कहा गया है कि मैरिज 7th हाउस के प्रश्न जो है बहुत दिल से विचारने चाहिए, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई। 6ठा और 8वीं के बीच में ये एक बेचारा बहुत ही कोमल और बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस स्थित है, यानी पाप करतरी में फंसा है। 6th और 8th के पाप करतरी में 7th हाउस
तो सेवेंथ हाउस के बारे में आदेश है ऋषियों का, इसको मन से विचारा जाता है। नॉलेज तो है ही अपनी जगह, जो आपने पढ़ी इतने सालों और हमने पढ़ी, लेकिन इसके लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आगे पीछे इसके खतरनाक हाउसेस हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रॉ मटेरियल मैरिज का कंक्लूजन देने से पहले कैसे रॉ मटेरियल उठाया जाता है, क्या क्या देखा जाता है। पुराने लोग मजा लें रिवीजन का, नए लोग समझें। ठीक है, पहला पॉइंट नोट करना चाहो, क्योंकि पीडीएफ तो हम खैर क्लासेस में नहीं देते हैं, तो यहाँ क्या पीडीएफ देंगे, नोट ही करना पड़ेगा आपको पीडीएफ। सबसे पहला रूल, हम रूल सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड यानी कि कुंडली में सेवेंथ लॉर्ड कोई भी हो सकता है। मेष से लेके मीन तक 12 राशियां 7वें भाव में स्थित हो सकती हैं, 12 में से कोई भी, और उसका मालिक जो है सेवेंथ लॉर्ड बनेगा। ठीक है, सेवेंथ लॉर्ड या रूलर ऑफ द सेवेंथ हाउस एक ही चीज है, फ्रॉम द मून और फ्रॉम द एसेंडेंट। ये पहला स्टेप होना चाहिए आपका। शादी कैसी चल, मून से क्या मतलब है कि आपका मन इस लीगल अरेंजमेंट में, शादी को मैं लीगल अरेंजमेंट बोलता हूँ, ये एक अरेंजमेंट है। शादी जो है दो यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, एक एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है। और ठीक है, हमारे वैदिक शास्त्र में कहा 7 जन्मों का बंधन भी है, और धर्म भी, पत्नी को पाने के बाद धर्म में भी वृद्धि होती है, वो सारी चीजें आगे हम समझेंगे। लेकिन एक क्योंकि सेवेंथ हाउस नेचुरल काल पुरुष में सेवेंथ हाउस तराजू है, बैलेंस है, यानी स्त्री पुरुष दो बल्ले तो उनको बराबर करता है सेवेंथ हाउस, और उसका आउटपुट होता है हमारी संतान। ठीक है, तो संतान उत्पत्ति के लिए शादी का योग संतान, ऋग्वेद क्या कहता है, आओ हम और तुम मिलके योग संतानों की उत्पत्ति करें। सेवेंथ हाउस उत्पत्ति भी करता है, ठीक है, योग संतानों की, योग संतति की। ठीक है, तो अब सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड, तो सेवेंथ लॉर्ड को पहली बार रेडिक्स लग्न से, यानी सेवेंथ हाउस से, ठीक है, कोई भी ग्रह, आपने सभी ने देखा सुना है कि कोई भी लॉर्ड अपनी पोजीशन से, हाउस लॉर्ड अपनी पोजीशन से 6, 8, 12 में जाकर वीक हो जाता है। ये 6, 8, 12 जो है मटेरियलिस्टिक और व्यवहारिक और आर्थिक इच्छा पूर्ति वाले लोगों के लिए खराब कहे गए। सन्यासियों के लिए, योगियों के लिए, धर्मात्मा के लिए, मतलब इस तरह के लोगों के लिए यही 6, 8 और 12 हाउस अमृत समान। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि मुंडेन में हैं, हमारे सब बिग क्वेश्चंस होते हैं, पारिवारिक हैं, ग्रस्त हैं, तो हमारे जी बारह जा सकता है। ठीक है, और अपने से 6, 8, 12 भी जा सकता है, यानी सेवेंथ से छठा, सेवेंथ से 8वां और सेवेंथ से 12वां, यानी कि छठा तो खैर कॉमन हो जाएगा उसमें, तो ये चीज, और 12वां भी हो जाएगा, दो तरह से कॉमन। तो लग्न से सबसे पहले देखिए कि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 D1 की लग्न से और अपने सेवेंथ हाउस से क्या पोजीशन में है। फिर उसके बाद चंद्रमा को लग्न बना लीजिए, चंद्रमा को रेफरेंस पॉइंट बना लीजिए। चंद्रमा से छठा हाउस, चंद्रमा से 8वां हाउस, चंद्रमा से 12वां हाउस में भी सेवेंथ लॉर्ड का आना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ठीक है, समझ लीजिए, लग्न से जब हम सेवेंथ हाउस का विचार करते हैं तो हम फिजिकल सुख को भी देखते हैं, शरीर से कितना सुख मिलेगा, शरीर से हम उस रिश्ते में कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, फिजिकल नीड, आर्थिक कितना हम अपने रिश्ते में कितनी मजबूती कर पाएंगे, कितना पैसा जोड़ पाएंगे, कितना मकान पाएंगे, आर्थिक पहलू जो है वो लग्न से देखे जाते हैं। चंद्रमा बताता है कि हमारा इस रिलेशनशिप में मन लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। करोड़पति हैं, हमने अपनी पत्नी को सब सुख के साधन दे दिए, सारी गाड़ी खरीद के दे दी, पैसा बना दिया, इकट्ठा कर दिया, बैंक बैलेंस बना दिया, लेकिन मन उसके साथ नहीं लग रहा है। तो चंद्रमा, और क्योंकि मन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कलयुग में, इसलिए चंद्रमा का विश्लेषण अति आवश्यक हो जाता है कि मन लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट में। फिजिकली तो आप प्रेजेंट हैं, आप रिलेशनशिप भी बना रहे हैं, महीने में 4 बार, सब कुछ कर रहे हैं, ये मन आपका कहीं और भाग रहा है। हो सकता है किसी और के प्रेम में आप फंसे हो, मन आपका कहीं और लगा हो, किसी और स्पाउस को आप ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे चंद्रमा से भी कुंडली का विश्लेषण, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कौन बन रहा है, सेवेंथ हाउस क्या कह रहा है, और चंद्रमा और बेसिक रेडिक्स लग्न का चंद्रमा जो सेवेंथ लॉर्ड है वो चंद्रमा से 6, 8, 12 तो नहीं बैठा है, तो ये भी अपने आप में एक समस्या देगा। तो ये 3 चीजें समझिए। फिर उसके बाद जो होता है कंडीशन, जो नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, सेवेंथ फ्रॉम सेवेंथ, यानी कि लग्न क्या कह रही है।
अगला जो आप इवेल्युएशन करेंगे, यू विल इवेल्युएट सेवेंथ फ्रॉम सेवन, दैट विल कम टू फर्स्ट हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस कुछ भोगता है, ठीक है। पत्नी या सेवेंथ हाउस आएगी, या पति या पत्नी, तो लग्न के ही तो होंगे ना, सब कुछ लग्न को भोगना है। डाइवोर्स भी होगा तो लग्न का होगा, डेथ भी होगी तो लग्न की होगी। तो सेवन से सेवंथ लग्न को भी आपको इमीडिएटली, क्योंकि अगर पत्नी के लग्न के लिए सेवंथ पति या पत्नी है, तो सेवंथ के लिए भी उससे सेवन उसका पति या पत्नी है। तो यहाँ पे दोनों एक्सिस को अच्छे से विचार लेना है, सेवंथ लॉर्ड को भी, और सेवन से सेवंथ लग्न या तनु भाव। तनु भाव क्यों? अब मान लीजिए शारीरिक रूप से कोई अक्षम है, इनफर्टिलाइल है, इम्पोर्टेंट है, तो भी एक आपको तनु भाव, अगर बैरन राशि है, जैसे बैरन साइन क्या होते हैं, 3, 5, 6, और भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये जो है अनप्रोडक्टिव हाउस है। पता लगा उसका पति अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव का मतलब सिर्फ फिजिकली अनप्रोडक्टिव नहीं है, अनप्रोडक्टिव का मतलब है कमा नहीं पा रहा है, पैसा नहीं ला पा रहा है, संबंधों में बैरन है, इनफर्टाइल है, संबंध बनाने में इनफर्टाइल है, मतलब सोशल रिलेशन, इकोनॉमिकल, किसी भी तरह के रिलेशन, और फिजिकल भी, इन बेड भी, ठीक है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा सेवेंथ से सेवेंथ, यानी कि पति और पत्नी एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ये दोनों लॉर्ड अपने से पूरे चार्ट में कहीं भी षष्ठाष्टक बैठ जाए, एक दूसरे से 6-8 बैठ जाए, तो आप सभी को पता है 6-8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया है। अब दोनों जब एक दोनों के हाउस लॉर्ड, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और सेवंथ हाउस का लॉर्ड चार्ट में 7, 6 और 8 के कॉम्बिनेशन में बैठ जाए एक दूसरे से, तो दैट विल बी अ चैलेंजिंग पोजिशन। अनवांटेड इवेंट्स होंगे, सडन इवेंट्स होंगे, 6-8 का कॉम्बिनेशन, बीमारियां होंगी, आपस में झगड़े होंगे, दोनों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, बदलाव की तरफ प्रेरित होंगे, तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। देखिए ये सब आपको, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आधे घंटे में, लेकिन आपको चार्ट में 2 से 3 मिनट में देखनी है, ग्लिम्प्सेस में फटाफट दिमाग में बैठा के। इसके बाद जो आता है, अगला क्वेश्चन आता है प्लैनेट इन द सेवेंथ हाउस। दो चीजें हमने बता दी, लग्न भी देखना वो जरूरी है, सेवन से सेवंथ, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लैनेट इन द सेवेंथ हाउस, ठीक है। प्लैनेट जो होते हैं, अब यहाँ पे दो चीजें, एक तो नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में प्लैनेट, सेवेंथ हाउस में प्लैनेट आपके 9 प्लैनेट में से कोई भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, कंजंक्शन में हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं और खाली भी हो सकता है, ठीक है। सेवेंथ हाउस आपका, तो प्लैनेट इन सेवेंथ हाउस कैसे, देखिए इसको कैसे आप कारक को जोड़ेंगे। पहली बात तो अभी राशि का बैकग्राउंड तो लेना ही लेना है, वो तो भी हमने, क्योंकि राशि आपको सिखाई नहीं है, लेकिन बीच बीच में सिखाते चलेंगे। तो अभी से सेवेंथ हाउस को लेके चलते हैं। तो सेवेंथ हाउस में मून से लेके, सूर्य से लेके राहु केतु तक कोई भी ग्रह हो सकते हैं। अब सेवेंथ हाउस जो है सूर्य के लिए एक डेबिलिएटेड हाउस है। अगर काल पुरुष की कुंडली को बैकग्राउंड में रख लें, तो सेवेंथ हाउस के नीचे बेसमेंट में तुला का बैकग्राउंड है, राशि कोई भी आ सकती है। और क्योंकि सेवेंथ हाउस जो है वेस्ट डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे सन की पावर ऐसे भी कमजोर है। तो सेवेंथ हाउस में सन का महत्व बहुत अच्छा नहीं बताया गया है शास्त्रों के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे सन जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का कारक है, ऊर्जा है, राजा की तरह बिहेव करेगा, किंगली बिहेवियर रखेगा। तो अब अगर स्पाउस जो है एज अ, अब देखो शादी का जो इंस्टीट्यूट है, वो आपस में समता मांगता है, एक दूसरे के संकल्प की रिस्पेक्ट करना मांगता है, समझना मांगता है। और अगर एक आदमी एक तरफा सन की तरह, सूर्य की तरह तपिश वाला भी है, ठीक है, सन में क्वालिटी होती है नरिश करने की, सबको रोशनी देने की, लेकिन यहाँ पे सेवेंथ हाउस है जो कि उसका फॉल का साइन, ठीक है, डेबिलिटेड स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर सन उतना अच्छा काम नहीं करता है, जबरदस्ती की ईगो के कारण शादी बर्बाद हो सकती है। चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा इज द मोस्ट चीटर प्लेनेट इन एस्ट्रोलॉजी। चंद्रमा बहुत कुछ है, माँ भी है, हमारा मन भी है, लिक्विड कैश भी है, ट्रैवलिंग भी है, लेकिन चंद्रमा चोर भी है, थीव भी है। जो अपने गुरु की पत्नी को भगा के ले जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, कर मतलब अलग अलग उसकी क्वालिटी है। अब यहाँ पे चंद्रमा ऐसा नहीं है कि चंद्रमा का भी बल है, पक्ष बल है, उसकी क्वालिटी है, कैसी राशि में पड़ा है, वो सारी चीजें तो आप बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर जोड़ ही सकते हैं। लेकिन चंद्रमा शादी के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में चंद्रमा को हमें कैसे यूज करना है, अगर चार्ट में और चीजें बता रही हैं, चीटिंग बता रही है, कोई प्रॉब्लम बता रही है, तब तो हम चंद्रमा को एज अ चीटर भी कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हमेशा कंसीडर नहीं कर लेना है, क्योंकि चंद्रमा बहुत अच्छे अच्छे कारक भी काम कर सकता है, ठीक है।
तो लेकिन क्योंकि आप सब पुराने स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी, तो आप जब चार्ट को एनालिसिस करते हो तो समझ जाते हो चार्ट किस तरफ घूम रहा है। चंद्रमा के चीटिंग के एटीट्यूड की तरफ घूम रहा है कि यही चंद्रमा के कैश कमाने, ट्रैवलिंग, पत्नी के साथ ट्रैवलिंग, विदेश में जाके रहना, या हमारे मन से कुछ राइटर होना, या हमारे कलाकार होना को रिप्रेजेंट करता है। वो आपको धीरे धीरे राशियों के बैकग्राउंड से, दृष्टि से समझ में आ जाएगा ये चंद्रमा यहाँ पे चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चंद्रमा 7th हाउस में इस तरह के इफेक्ट भी दे सकता है। मंगल क्या करेगा? मंगल डोमिनेट करता है, ठीक है, मंगल डोमिनेट करता है। अब मंगल जो है छोटे भाई बहनों का भी कारक है, तो आप अपने माइंड को ओपन करो। 7th हाउस में इन्फ्लुएंस पड़ा मंगल का अगर पड़ रहा है, तो एक तो मंगल जो है इनिशिएटिव, करेज, लीडरशिप, वाइटलिटी के कारण प्रॉब्लम या प्रॉब्लम नहीं होंगी, वो सेकेंडरी स्टेज है, लेकिन ये एस्पेक्ट बनेंगे मंगल हो गया तो। अब मंगल भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का भी कारक है, तो शादी में नेचुरल कारक, ठीक है, छोटे भाई बहनों का कारक हो, तो इसका मतलब हो सकता है तुम्हारे साले सालियों के कारण, अगर वो मेलेफिक इफेक्ट में है, उस पर पाप दृष्टि है, तो हो सकता है साले या सालियों के कारण शादी में कोई प्रॉब्लम हो जाए। मंगल भूमि का कारक है, हो सकता है तुम तुम्हारी वाइफ या वाइफ को कोई ससुराल से ऐसी भूमि मिले, कोई प्रॉपर्टी मिले, जिसके कारण तुम्हारे उसके, अगर यही मंगल मेलेफिक होगा तो डिस्प्यूट हो जाएगा, और यही मंगल अगर पॉजिटिव फ्रेम में होगा तो इसी मंगल से तुमको शादी के इंस्टीट्यूट से प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कारकों को, ये तो मैं सिर्फ एक एक दो दो कारक बता रहा हूँ, मंगल के देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ कारक, लेकिन एक एक दो दो से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये होगा। इसी प्रकार एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप शादी के इंस्टीट्यूट पे किसी का भी विचार करते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि नेचुरल रूप से 7th भाव की में स्थान प्राप्त करती है, तो आपकी चार्ट में तुला राशि कहीं पर भी पड़ी, 1 से लेके 12 हाउस तक, तुला राशि का विचार भी आपको शादी की अच्छाई या बुराई, शादी की सक्सेस या शादी के फेल्योर में, तुला राशि आपके यहाँ 7th में पड़े, 8th में पड़े, द्वादश में पड़े, एकादश में पड़े, चतुर्थ में पड़े, किसी भी हाउस में तुला राशि पड़े, आपको तुला राशि का विचार करना पड़ेगा कुंडली में। लग्न या 7th हाउस में कोई भी राशि हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। रीजन क्या है? नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में तुला जो है शुक्र का घर है, और नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में 7th हाउस की वो स्वामिनी है। तो तुला राशि में अगर, अब एफ्लिक्शन, ये भी हम लोग आगे चलते चलते एफ्लिक्शन समझ लेंगे कैसे कैसे हाउस या राशि में एफ्लिक्शन आता है ग्रहों से और एस्पेक्ट से। तो ये लेकिन मेन पॉइंट है नए लोगों के लिए कि उनको क्या क्या देखना है किसी की भी शादी के बारे में प्रेडिक्ट करने से पहले। तो तुला राशि नेचुरल कहीं भी पड़े, उसका भी उस पर पड़ने, उसमें बैठे हुए ग्रह, उस पर पड़ने वाली दृष्टि, उसका लॉर्ड को भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि चार्ट में ओवरऑल तुला राशि कैसी है, केंद्र में पड़ रही है, त्रिकोण में पड़ रही है, त्रिशिराय में पड़ रही है, समय के साथ डेवलप होगी या कहाँ कहाँ पड़ेगी, इसका विचार किए बिना सारे पॉइंटों में एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं, और वो जो तुला राशि जहां भी पड़ती है उसमें बैठे हुए ग्रह, क्योंकि वो एक्शन देंगे, वो वहां के टेनेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो जरूरी चीज है वो है कि मैरिज का जो नेचुरल कारक है वो है शुक्र, शुक्र यानी वीनस। तो आप एक चीज और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपने लग्न से देखा, चंद्र से देखा, तो किसी किसी कंडीशन में आप शुक्र से भी 7th देख सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब स्त्री का कारक तो शुक्र हो गया, मान लो स्त्री की कुंडली है तो आप जुपिटर से भी 7th देख सकते हैं, या अगर आप नाड़ी यूज कर रहे हैं तो मंगल से 7th को भी विचार कर सकते हैं, वो हमने आपके ऊपर छोड़ा है। ये सब एडिशनल टूल्स हैं, जितना और आपको फाइन प्रिडिक्शन में जाना है आप उतना उसमें डीपली इन्वॉल्व हो सकते हैं या जा सकते हैं, राइट। तो ये चीज जरूरी है कि नेचुरल कारक ऑफ मैरिज इज शुक्र। तो शुक्र, अब शुक्र को भी कैसे देखा जाता है, कैसे बलाबल में कम है, कैसे अफ्लिक्टेड है, वो सारी चीजें भी पुराने एस्ट्रोलॉजर्स जानते हैं, नए वालों को भी हम रिपीट कर देंगे। अगला पॉइंट जो आपको नोट करना है कि नेचुरल कारक ऑफ मैरिज ये शुक्र, तो शुक्र से 7th और शुक्र की पोजीशन चार्ट में भी देखनी अति आवश्यक है। कंबस्ट, रेट्रोग्रेड, फॉल में, पाप कर्तरी, पाप मध्यक, बलाबल में, गंडांत में आना, मृत्यु भाग में आना। अभी मैंने 6 चीजें फटाफट बोली हैं, नोट करना चाहो नोट कर लो। वक्री, कंबस्ट, पाप कर्तरी, पाप मद्दत, गंडांत में, मृत्यु भाग में, मंडी या गुलिका के साथ, शॉर्ट में हो गया, बिगड़ गया, खराब हो गया। शुक्र केतु के साथ आ जाएगा तो भी सेपरेशन हो जाएगा पत्नी से। ठीक है, सेपरेटिव टेंडेंसी, पाप ग्रहों सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लेनेट के साथ असर पड़ जाएगा, दृष्टि पड़ जाएगी, तो भी ऊर्जा खत्म, मतलब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब। मैरिज 1 सेकंड में आपको समझ में आता है, चार्ट आपने देखा, आपने
2 से 3 मिनट में आप जान जाते हैं कि इसकी शादी पॉजिटिव फेम की तरफ जा रही है या नेगेटिव फेम की जा रही है, क्योंकि पहले सिरा बांधना जरूरी है किसी भी क्वेश्चन का रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट। कूद के प्रिडिक्शन नहीं दे देना है, आपको कई पैमानों पे जज करना है कि शादी, और मान लो हम आपको 12-13 पॉइंट बता देंगे, तो जितने पॉइंट बढ़ते जाएंगे उतनी शादी डैमेज होती जाएगी या डिले होता जाएगा। 2-3 पॉइंट होंगे और अच्छी दृष्टि बढ़ जाएगी, मामला निपट जाएगा, सही हो जाएगा। गुरु की दृष्टि है, 1-2 पॉइंट, मान लो हमने आपको 10 पॉइंट लिखा है, 10 में से 3 ही पॉइंट मिल रहे हैं, 7 पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं, कम से कम 6-7 पॉइंट, सारे पॉइंटों में 6-7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट अगर मिल जाएंगे तो फिर 100% मैरिज में डिनाइल होगा, उतना डिले होगा, उतनी देर से होगी, या उतनी चैलेंजिंग होगी, या उतनी बार बार होगी। ये पॉइंट लेकिन बहुत जरूरी है, ये पॉइंट हमेशा काम है। तो सबसे बड़ी चीज है नेचुरल, मैंने आपको बताया शुक्र की पोजीशन कैसे आपको स्नैपशॉट में, और ये शुक्र की बात नहीं है, यही आप 10th लॉर्ड में जब प्रोफेशन निकालेंगे तो उसके साथ भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। गंडान, पाप कर्तरी, मृत्यु भाग, वो कारक को खत्म कर देगा। जैसे मृत्यु भाग एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी शीट मैंने अभी शास्त्री जी को डिस्टेंस सर पे दी है, वो आपको अपलोड कर देंगे में। मृत्यु भाग कैसे देखा जाता है, जैसे अभी उस पर भी आगे चर्चा करते हैं, लेकिन अभी ये जो बीच में बताया इसलिए कि किसी ग्रह में कमजोरी कैसे आ रही है ये कैसे देखो, शुक्र जो है पीड़ित है कैसे देखो। नए लोगों को तो पता नहीं कि शुक्र को पीड़ित होते कैसे देखेंगे, और शुक्र अगर मजबूत है तो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए ये बातें बताई। आगे चलते हैं D1 में, D1 चार्ट में, D1 चार्ट का 7th लॉर्ड नौमांश में कहा गया है, किस राशि में है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। D1 चार्ट में 7th हाउस, ठीक है, 7th लॉर्ड किस नवमांशा में, नवमांशा राशि का एनवायरनमेंट बताएगा। तो जैसे मैंने बताया इनफर्टाइल राशियां होती हैं या द्विस्वभाव हैं, द्विस्वभाव राशि है तो वहां पे डुअलिटी आ जाती है, तो उसकी उसकी पूरी एक अलग शास्त्र है कि कैसे D9 को चेक करना है। लेकिन पोजीशन एक स्नैपशॉट में आप देख सकते हैं कि जैसे कि 7th लॉर्ड किसी का भी नौमांश में किस राशि में और किस हाउस में स्थित है, तो वहां से आपको एक पोजीशन पता चल जाती है कि राशि भी कई बार हेल्पफुल होती हैं, कई बार चैलेंजिंग होती हैं, ठीक है, पोजीशन उनकी कहाँ पड़ रही है। इस तरह से ये एक अगला टूल है जो आपको देखना चाहिए किसी की भी शादी में प्रिडिक्शन करने से पहले, ठीक है। उसके बाद इसी नौमांश की इंपॉर्टेंट है, शादी का चार्ट को कहते हैं, वैसे तो ओवरऑल वो फ्रूट है सारे प्लैनेट का, लेकिन नॉर्मली लोग उसको शादी का चार्ट मानते हैं, तो हम भी फिलहाल उसको मान के चल रहे हैं कि शादी उससे देखी जा सकती है, देखी जाती है। वैसे तो नौमांश के बहुत सारे और भी कारक हैं, बहुत सारे और भी काम। तो अब आते हैं 7 नौमांश चार्ट में D9 में 7th भाव क्या कह रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि नौमांश अगर शादी का चार्ट है तो 7th हाउस तो फिर इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो 7th हाउस जो है उस पे उसका लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, नौमांश में कैसा स्थित है, इन ग्रहों के साथ बैठा है। नौमांश के 7th हाउस में अगर आप दृष्टि लेते हैं, आपके स्कूल जिस स्कूल ऑफ थॉट में आप पढ़े हैं वहां पे अगर नौमांश की दृष्टियां बताई गई हैं, तो आप नौमांश के 7th हाउस पे दृष्टियां आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि कोई सेपरेटिव टेंडेंसी के ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लैनेट जो होते हैं वो होते हैं राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य। फिर से बोल देता हूँ, राहु, केतु, शनि, सूर्य और मंगल आर द सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लैनेट। ये क्रूर, इसमें से सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं, बाकी सब पापी ग्रह हैं, ठीक है। तो क्रूर और पापी मिलके सेपरेट कर देते हैं आपको कारतत्व से, ठीक है। पैसा आएगा तो पैसे से दूर कर देंगे, हेल्थ आएगा तो हेल्थ से दूर कर देंगे, पत्नी आ जाएगी तो पत्नी से दूर कर देंगे, जो फंस जाएगा इनके जाल में वो वहां पे चैलेंज डाल देंगे, सेपरेशन डाल देंगे, ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं। तो नौमांश में 7th भाव, भाव बोल रहा हूँ, हाउस नहीं, हाउस तो अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन असली मजा आता है जब भाव, भाव बहुत कुछ बोलता है, भाव से बहुत कुछ समझ में आता है, हाउस से तो नहीं समझ में आता है, असली भाषा है भाव, ठीक है। 7th का भाव क्या है, ठीक है। तो 7th भाव में अगर पीड़ित पीड़ित होगा तो ये दिक्कत आएगी। उसी प्रकार आगे चलते हैं, 7th नौमांश का 7th हाउस में जो राशि पड़ रही है उसका लॉर्ड जो है D1 में कहाँ है, नोट कर लो, बहुत जरूरी है। नौमांश चार्ट आपने देखा, उसमें आपने 7th हाउस देखा D9 का, वहां पे एक राशि पड़ रही होगी, उस राशि का एक स्वामी होगा, वो स्वामी D1 में कहाँ है। मान लो नौमांश में आपकी कुंभ लग्न आई सॉरी, नौमांश में कुंभ लग्न आपकी बनी, तो 7th हाउस में सिंह राशि पड़ेगी, तो सिंह राशि का लॉर्ड जो है सूर्य हो गया। तो अब D1 में देखो सूर्य कहाँ है, वो त्रिषडाई में है,
केंद्र में है, त्रिकोण में है, उपचय में है, अपचय में है, त्रिक में है, वो सारी चीजें आप फंडामेंटल जानते हैं, तो उस हिसाब से भी आपको एक आइडिया लगता है कि अब सेवंथ लॉर्ड D1 में, नौमांश के सेवंथ लॉर्ड D1 में कैसी पोजीशन लेके बैठा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टूल है व्हाइल गिविंग फाइनल जजमेंट ऑन एनीबॉडीज मैरिज। नोट कर लो अच्छे से, आगे चलते हैं। कई केसेस में सूर्य से सप्तम भी देखना चाहिए, स्पेशली जब सूर्य लिब्रा में हो तो जरूर ध्यान रखना चाहिए, तब ये शादी का ब्रेक या शादी में प्रॉब्लम दिखाता है। ठीक है, अगर सूर्य तुला में कहीं पर भी नजर आए तो इस पर विशेष ध्यान आपको देना है। सूर्य तुला का शास्त्रों में शादी के लिए उपयुक्त नहीं कहा गया है, और कभी कभी किसी किसी केस में सूर्य से भी सप्तम देख लेना चाहिए कि आत्मा से शादी करना भी चाह रहा है। ऐसा तो योगी बनने का वो माइंड बना रहा है, सन्यासी बनने का, बाबा बनने का, और उसको जबरदस्ती शादी कर रहा है समाज के प्रेशर में आके, परिवार के प्रेशर में आके। तो सूर्य आत्मा है, और आत्मा से अगर कोई शादी नहीं करना चाहता तो हो सकता है कि और कारक मजबूत हो, फैमिली का कारक सेकंड लॉर्ड बहुत मजबूत हो और वो इस पे एस्पेक्ट डाल दे, तो यानी परिवार के कारण शादी हो जाएगी। फोर्थ लॉर्ड बहुत मजबूत हो, चंद्रमा बहुत मजबूत हो, तो माँ जो है जबरदस्ती धक्का वक्का दे के शादी करा देगी, क्यों? क्योंकि वो मजबूत हो गया था लॉर्ड से। सूर्य आत्मा से तो वो जो है सन्यासी बनना चाह रहा था, लेकिन जैसे मान लो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने एक समय में, उनके पिताजी ने समझ लिया, तो उन्होंने शुरू में उसको बड़ी कोशिश करी कि वो महल से ना निकले, लेकिन वो जब प्लेनेट उस कैच से बाहर आ गया तो वो निकल गए। तो ऐसा भी कई बार होता है, तो ये चीज भी नोट कर लीजिए कि सूर्य तुला का या सूर्य से सेवंथ लॉर्ड की पोजीशन भी, सेवंथ हाउस की पोजीशन भी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद सेवंथ हाउस में या सेवंथ लॉर्ड, नोट करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग मिस कर देते हैं पॉइंट, नहीं बताते हैं या लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। सेवंथ हाउस में सेवंथ लॉर्ड के साथ गुलिका या मंदी का संबंध बन जाए। अब ये गुलिका और मंदी क्या होते हैं, ये उपग्रह मैथमेटिकल पॉइंट होते हैं। कहीं कहीं पे कहा जाता है कि शनि के ही से रिलेशन है इनका, या लेकिन ये मेलेफिक मैथमेटिकल पॉइंट है। गुलिका ऐसा नहीं कि सब घरों में खराब भी होती है, कहीं कहीं पे अच्छी भी हो सकती है। तो भी जैसे उपकेतु, इंद्र केतु, ध्वजा, चाप, ये सब अलग अलग 6-7 तरह के उपग्रह हैं जिनको भी, जिनका भी असर हमारे ज्योतिष शास्त्र में कैलकुलेटेड। तो गुलिका मंदी में आपको प्रॉब्लम इसलिए, कहीं कहीं गुलिका मंदी को एक ही बता दिया जाता है। गुलिका और मांदी जो है ये आपको, अगर आप चार्ट में सॉफ्टवेयर में डालोगे कि चार्ट विद गुलिका एंड मंदी, तो वो बन के आएगा कि वो कहाँ कहाँ। ठीक है, गुलिका और मांदी के साथ अगर सेवंथ हाउस में हो गुलिका मांदी, या तो दोनों में से कोई एक अलग अलग है तो एक एक भी हो, या सेवंथ लॉर्ड के साथ एसोसिएशन होता है, तो भी शादी में, मैरिज में डिले हो सकता है, प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, टूट जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन सेवंथ लॉर्ड शुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है, मंगल है, शनि है, क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो अभी कारक में हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। एक ये मैंने जनरल चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, ये अपना वॉल्यूम पूरा है ना आपका? मैं चेक कर लेता हूँ सर। हाँ पूरा है, तो दिक्कत आ रही क्या? जो पास में आके बोले तो कभी तो आवाज कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, वैसे मैं हूँ काफी पास में, बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट और ये लोग बोर्ड समझ। पे आ जाओ अपना, उसमें स्नैपशॉट में ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस एक एक पॉइंट और इनको पूरा कर दें, फिर उस पर आते हैं। उसके बाद मैं जेमिनी तो बहुत ज्यादा ना पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ दरा दर कारक जो है, दर कारक का दारा कारक जो प्लेनेट होता है सबसे लोएस्ट डिग्री का, अगर उसमें भी एफ्लिक्शन हो, वो भी एफ्लिक्टेड हो, तो भी शादी की प्रॉब्लम होती है मैरिज के इशू में। तो ये एक जनरल कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि दर कारक जो भी ग्रह आपके चार्ट में बनेगा, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जेमिनी बहुत ट्रेडिशनली नहीं पढ़ाता हूँ, बट स्टिल एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, तो मैंने कहा आपको पता होना चाहिए, जो लोग जेमिनी करते हैं वो अच्छे तरह जानते हैं। तो लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट अगर जो है एफ्लिक्शन में, और एफ्लिक्शन के मैंने तरीके आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं कि कैसे चीजों को किया जाता है, राइट। तो अब चलते हैं, ये एक जनरल पॉइंट देखने के तरीके जो मैंने आपको बताए, तो उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आई कि किसी के भी मैरिज पे प्रिडिक्शन करने से पहले आपको क्या करना है। अब सिंपल चलते हैं, हम कारक को ब्लेंड करने की टेक्निक को समझते हैं और आपको समझाते हैं। तो आप हमारे व्हाइट बोर्ड पर आइए और हम इसको जो है कोशिश करेंगे कि आप लोगों को चीजें निर्विकार रूप से समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो अब आप ध्यान से देखिए, हम आपको बहुत शॉर्ट में, क्योंकि हमारे पास जो भी समय है उसमें हमें बेस्ट आपको एक्सप्लेन भी करना है, हम चीजों को करने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो सेवंथ हाउस होता है, सेवंथ हाउस क्या है? सेवंथ हाउस को जया, धूम, युवती
पत्नी, जामित्र, कलत्र, ये सारे नाम। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, जया, धून, युवती, पत्नी, जामित्र भाव, कलत्र भाव, ये सारे नाम 7th हाउस के हैं और ये सब नाम अपने आप में इसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 7th हाउस कॉन्ट्रैक्ट और जस्टिस का हाउस होता है। ध्यान से नोट कर लो, 7th हाउस इज नोन फॉर कॉन्ट्रैक्ट। पत्नी से एक संबंध है, 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट है। हम तुम्हें 7 जन्मों का मान लीजिए, चाहे इस जन्म का मान लीजिए, चाहे वो हमारे पेंडिंग कर्मा के अकॉर्डिंग है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है। और जस्टिस का भी है, क्योंकि सैटर्न की उच्च राशि है 7th हाउस पे। सिर्फ मैरिज, स्पाउस, रिलेशन, पार्टनरशिप के अलावा बैलेंसिंग, काउंटर बैलेंसिंग को भी देखा जाता है। ठीक है, अब समझिए कैसे कारक को आपको हम एक तरीके से आपको ब्लेंड करना सिखाते हैं। 7 कोई भी यहाँ पे राशि हो, में इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो राशि पे जब कारक पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। 7th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आ जाए, ठीक है, ग्रह जो होगा वो अपनी क्वालिटी लेके आएगा, लेकिन पहले ये तो समझो कि 7th हाउस फर्स्ट लॉर्ड में आके हमें क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट और क्या करना चाहिए जिससे मैरिज का मामला बचे और बढ़िया से चले। तो सब 7th लॉर्ड फर्स्ट में आता है तो सिंपल सी बात है, 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ बार्गेनिंग, नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट सीकिंग हाउस होता है। यहाँ पे जब पत्नी उठ के यहाँ पे आ गई तो पत्नी जो है, ही विल बार्गेन विद यू फॉर मेनी डिटेल्स, मेनी थिंग्स इन डे टू डे लाइफ, क्योंकि बार्गेनिंग का भी हाउस है। और हम और बहुत सारे कारतत्व बता सकते हैं, लेकिन वो सब आपने पढ़े होंगे। हम आपको कुछ नए कारतत्व बताते हैं जहाँ पे आपको ऊर्जा को समझना पड़ेगा। लिब्रा साइन इज अ साइन ऑफ बार्गेनिंग। तराजू में तौलते हैं ना, बराबर करके इधर कम किया, फिर उधर रखा, फिर इधर अनाज रखा, तो बार्गेन होता है एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट बनाने में। जब 7th हाउस लग्न में आ जाता है तो यहाँ पे डिमांड ऑटोमेटिकली, डिमांड पार्टनर की बढ़ जाती है। ही विल बी हर चीज में वो बार्गेन करेगी। बार्गेन ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, इसको ऐसे करो, मतलब कहीं ना कहीं विचारों का मतभेद हो सकता है और वो धीरे धीरे बिल्डअप होता जाता है। मैरिज अगर समझदार है, दोनों मेच्योर है, अच्छी दृष्टि है, तो वो इस बार्गेन को हेल्दी उसमें लेंगे। नहीं तो एक की ईगो हर्ट हो जाएगी बार्गेन करते टाइम, यहीं पे रिफ्ट पड़ जाएगी शादी। ठीक है, नेगोशिएशन है, 7th हाउस इज नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन स्पाउस का उठ के लग्न से नेगोशिएट कर रही है वो, ये कर रहा है वो, तो नेगोशिएशन चलेगा कि नहीं इतने हम, हमारी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, मुझे 9 बजे खाना चाहिए, तुमने 9:30 बजे तक क्यों नहीं बनाया। नेगोशिएशन किसी भी तरह का हो सकता है कि मैं जो है तुम्हें इस कम वेट में देखना चाहता हूँ, तुम्हारे वेट बढ़ गया है तुम्हारा, तो एक नेगोशिएशन किसी भी फील्ड में उन लोग आपस में चलता रहे। अब अगर ये पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, यहाँ पे उसका यहाँ से मान लीजिए यहाँ से सैटर्न देख ले इसको, तो ऑब्वियस है नेगोशिएशन जो है वो सेपरेशन का कारक बनेगा। तो आप 3 वर्ड याद रखो, बार्गेन, नेगोशिएशन और एग्रीमेंट सीकिंग। तो यहाँ पे स्पाउस विल बी एग्रीमेंट सीकिंग, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर चीज को एग्री करो तुम इस पे कि आज के बाद तो अपने दोस्तों के साथ शराब पीने नहीं जाओ। अब वो एग्रीमेंट लगा रही 10 तरह के, या पति लगा रहा है एग्रीमेंट, हमने तुमसे मना किया था उस पड़ोसी से बात मत करना या ये मत करना, तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। 7th लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आता है, बहुत ध्यान से इसको समझ लेना, बेस जान जाओगे कि किसी की शादी में तलाक का मैटर कैसे शुरू होता हुआ होगा, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, उस पर चर्चा होती रहेगी। ये कुछ नए पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए। उसी प्रकार 7th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ जाता, ठीक है, तो सेकंड हाउस क्या है। अब एक चीज और समझो, ये 7th से 7th है, इसलिए एग्रीमेंट, बार्गेनिंग और एग्रीमेंट पे विशेष, नेगोशिएशन पे मेनली फोकस किया, क्योंकि 7th हाउस ये सब होता है काल पुरुष में। 7th से 7 चला गया इसका 7th का लॉर्ड, जब 7 से 7 चला गया तो यहाँ पे वो तो 3 कीवर्ड थे वो ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ गए एक्सेस पावर के साथ। 25 चीजें हम और बता सकते हैं, लेकिन ये सबसे अहम है जो तुम्हें मैरिज में सबसे पहले समझना है। बाकी कॉम्बिनेशन तो अभी आ ही जाएंगे सामने। अब देखो 7th लॉर्ड जब सेकंड में गया तो अपने से 8वां गया, अपने से 8वां गया। 8th, 8th का होता है डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ ऑफ एग्रीमेंट, अरेंजमेंट, मैचेस और कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकंड में तुम्हें समझ में आएगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। यानी कि 7th के जो 8th हाउस क्या होता है। 8th हाउस जन्म के, मृत बाद जन्म,
चलता रहता है। यहाँ पे क्या है, शादी यहीं से दिखाएगा, इसे दिखाता भी है सेकंड हाउस से दूसरी शादी। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन और रिबर्थ हो रही है शादी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अब ये क्योंकि शादी एक अरेंजमेंट था दोनों के बीच में, अरेंजमेंट की भी रिबर्थ और डेथ और रिबर्थ होगी। उसी प्रकार जो मैच हुआ था एक और साथ का, उसका भी डिस्ट्रक्शन और रिबर्थ होगा। और कॉन्ट्रैक्ट जो बना था कि हम तुम 7 जन्म तक रहेंगे, उसका भी डेथ और रिबर्थ होगा। तो एक सेकंड में तुम्हें, हाँ एक चीज है, तलाक होगा नहीं होगा, डेथ हो जाएगी, दूर विदेश चला जाएगा, ये 3-4 अलग अलग तरह की सिचुएशन बनेंगी। तो अब अगर ये शुभ ग्रह है, अपनी मित्र राशि में है, कोई शुभ ग्रह इसको मान लो यहाँ से बैठ के जुपिटर देख लेगा यहाँ पे, तो यही चीज, ये इंटेंसिटी उतनी बुरी नहीं होगी, डाइवोर्स नहीं होगा, लेकिन तोड़ कुछ समय के लिए अलग रह सकते हैं, दूरी हो सकती है, एक ही घर में अलग अलग कमरे में रह सकते हैं, लेकिन सिचुएशन होगी, मतलब रिश्ते बार बार उनके बनेंगे, फिर टूटेंगे, फिर बने, मतलब आपस में वैमनस विचारधारा का जन्म होगा एक बार, कुछ नया, हाँ कॉन्टेंट वो बनाएंगे, अच्छा आज से हम लोग ठीक रहेंगे, कुछ दिन बाद फिर वही कहानी, पुरानी बातें सब भूल जाएंगे। तो ये मेजर कॉज होगा डाइवोर्स का या प्रॉब्लम का या मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम का। ये चीज आप लोगों को उम्मीद है अगर आप लोग समझ आए तो सिर्फ हैंड रेस करो, खाली मतलब वेव कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। थैंक यू एवरीबडी की समझ में आया ना, क्योंकि मैरिज का लॉर्ड अपने से 8वां चला गया, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। यानी सिंपल सी बात है, मैरिज का डिस्ट्रक्शन और रिबर्थ होती है यहाँ पे, राइट, सिंपल। आगे चलते हैं, तो पहले और इसी तरह समझ ले, फिर और कॉम्बिनेशन से समझेंगे। अब जैसे मान लीजिए 7th लॉर्ड जो है 3rd हाउस में चला जाए, जो 3rd हाउस में जाता है, तो यहाँ पे अब देखो 7th अपने से 9th चला गया, ठीक है, अपने से 9th भाग है, धर्म है, तो ओवरऑल ये सिचुएशन ठीक मानी जाती है, जब तक बहुत अधिक बिगड़ ना जाए, कोई पाप प्रभाव में ये ना आ जाए, अदरवाइज 7th लॉर्ड का अपने से 9th में जाना, ठीक है, ये सिंपल बट ऑस्पिशियस है, और गाइडेंस प्रोवाइडिंग वाली पत्नी मिलेगी या पति मिलेगा जो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। 9th हाउस इज ऑल अबाउट गुरु एंड गाइडेंस, धर्म, भाग्य। तो अगर 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में स्थिति है, तो हम इसको इतना हर चीज को एकदम इमीडिएट बुरा ही नहीं कर सकते कि टूटा ही जाएगी शादी, वो अलग सिनेरियो बनेगा। तो यहाँ पे क्योंकि 9th हो गया ना, 7 8 9, यहाँ का लॉर्ड ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम में चला गया। नवम की जो क्वालिटी होती है वो होती है प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू अदर्स, धर्म, गुरु, पिता। तो ये ऑस्पिशियस है, इसको इतना बुरा नहीं कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार 7th लॉर्ड अगर 4th में आ जाता है, तब आप अपने अपने चार्ट में आप लोग लगाते भी रहिएगा, जिन जिन का आए तो देखिएगा इस। और ठीक है, हमारे समय के कारण हम बहुत सारे कारतत्वों में बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मेजर कारतत्व हैं वो मैच जरूर करेंगे, ये 100% हमारा आपसे वादा है। अब यहाँ पे कई चीजें और भी हैं। अब जैसे यहाँ पे सन बन जाए, यहाँ सन अगर ये प्लेनेट बन जाए कि यहाँ पे सिंह राशि हो और सूर्य यहाँ पे चला जाए, तो सूर्य के गुण को उसी क्वालिटी पे प्रोवाइडिंग गाइडेंस और ऑस्पिशियसनेस में सूर्य के एट्रीब्यूट जोड़ देंगे। मंगल यहाँ का लॉर्ड बन जाए, मंगल की राशि पड़ जाए तो मंगल के एट्रीब्यूट जोड़ देंगे, गुरु की पड़ जाए तो गुरु की तो खैर जोड़ी जोड़ी है। तो वो प्लेनेट के सिग्निफिकेटर जो सीख लेंगे तब आपको और इजीनेस हो जाएगी। फिलहाल अभी आपको हाउस में 7th लॉर्ड की पोजीशन के हिसाब से कहाँ कहाँ से किस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। अब यहाँ पे वाइफ जो है, वाइफ या स्पाउस, हस्बैंड वाइफ जो है 3rd हाउस क्योंकि है ये, तो मार्केटिंग, मैनेजमेंट, अनाउंसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, जर्नलिज्म, मीडिया, पब्लिक, इन सब चीजों से संबंध भी बन सकता है, कमा वहां से, ये एक एडिशनल चीज है, ये भी आप लोग सीखते हैं। अब आगे 4th हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस जो है, 4th हाउस में जब भी 7th लॉर्ड आएगा तो ये 10th है, 7th से 10th है, तो 10th हाउस का प्रॉब्लम कैसे होंगी या क्या होगा पहले ये समझते हैं। तो 4th हाउस जो है, यहाँ पे पब्लिक विजिबिलिटी बहुत, क्योंकि 10th हाउस जो है वो राज सत्ता के शीर्ष को दर्शाता है। 10th हाउस किसी भी हाउस से 10th हाउस राज सत्ता का शीर्ष, हाई पोस्ट, सूर्य क्योंकि 10th हाउस में ही एपेक्स होता है, ओवरहेड सन होता है। तो इससे जब वो 10th में गया 7th लॉर्ड, तो एक सिंपल सी बात है, पब्लिक विजिबिलिटी
एंड रिस्पेक्ट विल बी देयर फॉर द स्पाउस, क्योंकि स्पाउस जो है रिस्पेक्टेबल खाने में बैठ गई अपने से दसम में, अपने से दसम में, अपने से दसम में, तो रिस्पेक्ट, राजा बैठता है दसम में, सूर्य जब सब तगड़ा होता है तो ओवरहेड सन होता है यहाँ दिन में 12 बजे 10th में, ठीक है, अपने से 10th में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाइफ या स्पाउस की रिस्पेक्ट है समाज में, सूर्य की तरह सिंहासन पे उच्च पद पे वो बैठा स्थित है, आसीन है, ठीक है। तो अब पब्लिक विजिबिलिटी होगी, क्योंकि राजा को ही लोग देखते हैं पब्लिकली, जो ऊपर आसमान में होता है वही विजिबल होता है, पताल वाले तो जल्दी नहीं विजिबल होते हैं, एक जनरल सी बात, तो अपने से 10th की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पब्लिक विजिबिलिटी और रिस्पेक्ट हो गई। और एक चीज और समझ लीजिए कि ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये 4th हाउस जो है इसका सुख स्थान है, घर का स्थान है, तो पत्नी रिस्पेक्टफुली घर में काम कर सकती है, घर के अंदर काम कर सकती है, घर में ऑफिस खुल सकता है, नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, घर से ही ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, घर में ही सब कुछ हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस आपके यहाँ पर आके स्थित हो गया। इसको समझने, ये पॉइंट लॉजिकली आपके माइंड में गया या नहीं गया, तो सिर्फ वेव करके हमें बताओ कि भाई पत्नी कैसे घर से ही काम कर सकती है। जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो खाली जो है रेस करे तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी चीज आपको क्लियर होगी कैसे चीजों की, तो यहाँ पर भी इसको इतना हम पोजीशन बुरा नहीं मानेंगे। अब अगर इन एनर्जी से आप उसको रोकेंगे, काम नहीं करने देंगे, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी शादी में, मैरिज में, राइट। अब आ जाते हैं 5th हाउस में। 5th हाउस में भी एक फ्रूटफुल अलायंस कहा गया है, ठीक है। फ्रूटफुल अलायंस सोचिए क्यों कहा गया है, ठीक है। फ्रूटफुल अलायंस इसलिए कहा गया है कि ये अपने से 11th में इच्छा पूर्ति में, 7th लॉर्ड इच्छा पूर्ति में बैठ गया है, 7th लॉर्ड अपने से इच्छा पूर्ति 11th में, तो ये फ्रूटफुल अलायंस है। और इसका क्रिएटिविटी का हाउस है, 1 2 3 4 5 क्रिएटिविटी, इसके लिए क्रिएटिविटी, इसके लिए इच्छा पूर्ति, दिस इज नॉट बैड टिल दैट टाइम। फिर वही बात है, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, पाप, यहाँ पे पाप ग्रह, यहाँ पे पाप ग्रह, दोनों उसको दबा रहे हो, कैसे समझा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे सैटर्न और सैटर्न रेट्रोग्रेड हो, तो सैटर्न इसकी इधर मूव करने लगेगा, यहाँ पे मंगल हो और मंगल डायरेक्ट हो, मार्गी हो, तो ये बेचारा सैंडविच बन गया ये हाउस तुम्हारा, इधर से सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर दबाव दे रहा है, पीछे की तरफ भाग रहा है, मंगल इधर से मार्गी है, तो ये सैंडविच बन जाएगा ये वाला हाउस आपका, दोनों पाप ग्रहों के बीच में फंस गया ये हाउस, तो इसको बोलते हैं पाप कर्तरी, ठीक है। तो इस तरह आपको चीजों को हर एनालिसिस पे ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि ज्योतिष बहुत बड़े फंडामेंटल से नहीं होता है, ज्योतिष बहुत छोटी छोटी चीजों से समझ में आता है, वो भी हम आगे और भी चीज से आपको समझा देंगे। तो ये फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन है, अलायंस है, गेनफुल है। अब इससे क्या होगा, अब जैसे ऐसे कॉम्बिनेशन में स्पाउस अगर पॉलिटिक्स में आ जाए, बड़ा फायदा है, क्योंकि स्पाउस का इच्छा पूर्ति और इसका जो है 7th हाउस पॉलिटिक्स, 5th हाउस जो है राजशाही, लाल पीताशाही, सत्ता के गलियारे, पॉलिटिक्स के वाला साइन है नेचुरल। भाई बेसमेंट में तो कालपुरुष के बेसमेंट में तो सिंह राशि रहेगी विद्यमान, राशि यहाँ पे कोई भी हो 1 से 12 तक, लेकिन बेसमेंट तो हमेशा सिंह राशि का यहाँ पे रहना है इस जगह पे। तो जब 7th लॉर्ड 11th में आ गया, अपने से 11th आ गया जो कि 5th हाउस है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, गेनफुल होगा हमेशा इन पॉलिटिक्स, इन क्रिएटिव परफॉर्मेंस, क्योंकि ये क्रिएशन का भी हाउस है, क्रिएटिविटी का भी हाउस है, स्पोर्ट्स का भी हाउस है, स्पेकुलेशन का भी हाउस है, नेगोशिएशन एबिलिटी का भी हाउस है। और नेगोशिएशन एबिलिटी कहाँ से आ रही, क्योंकि 7th हाउस तो नेचुरल नेगोशिएशन एबिलिटी दिखाता है, तो ये सब चीजों में फायदा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे चीजें पहले एक रोल समझ लेते हैं, 7th लॉर्ड का जरूरी है, फिर तो छोटी छोटी चीजें हैं कि कैसे बिगड़ता है, क्या खराब होता है, वो तो सिंपल एक बार चीज समझ में आ जाएगी तो आपको आगे की चीज अपने आप भी आप कैलकुलेट कर पाओगे और हम उसको गाइड भी कर देंगे। यहाँ पे चीज समझ गई, अपने से 11th, ठीक है, तो इन सब चीजों में उसको फायदा होगा। आगे चलते हैं। अब अगर यहाँ पे आ जाए 7th लॉर्ड, 7th लॉर्ड अपने से 12वां चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे शास्त्र कहता है कि स्पाउस विल बिकम आर्गुमेंटेटिव, अपने से 12वां जाने में स्पाउस जो है वो आर्गुमेंटेटिव हो जाती है, क्योंकि छठा हाउस जो है नॉर्मल कुंडली का, ये छठा हाउस है, इसका ये 12वां हाउस है, ये छठे हाउस की भी तो ऊर्जा लेगा, इससे भले वो 12वां हो, 7th हाउस अपनी पोजीशन से भले 12वां गया हो, लेकिन नेचुरल ऊर्जा तो 6th हाउस की बेसमेंट में रहेगी, तो आर्गुमेंटेशन होगा। पत्नी या पति बीमार हो सकता है, कर्जे के कारण, मुकदमे के कारण, डेली रूटीन के कारण, दोनों में रिफ्ट पैदा हो सकती है।
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हाउस जो होता है ये मिलन का हाउस, सेक्सुअल प्लेजर का हाउस है, ठीक है। यहाँ पे हम स्त्री और पुरुष का समागम देखा जाता है, यूनियन, सेक्सुअल यूनियन, और किसी भी हाउस से उसका 12th हाउस उसको उसकी हानि करता है। तो ये हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 12th बैठ जाएगा तो यहाँ सेलिब्रेसी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे मिलन था, यहाँ ब्रह्मचर्य हो जाएगा, यानी किसी ना किसी कारण से मियाँ पति या पत्नी आपस में संबंध स्थापित करने की प्रॉब्लम होगी, या तो कहीं ट्रांसफर हो जाएगा, या कोई अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो फिजिकल अपंगता आ जाएगी, या एक दूसरे का लिबिडो की प्रॉब्लम आ जाएगी, वाइटलिटी कम हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे शहर में चला जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद पार्टनर नहीं बचेगा दोनों के बाद, क्योंकि ये सेलिब्रेसी हो जाएगी यहाँ प्लेनेट अगर आ जाएगा। काम का हाउस और उसका बार बार खर्चा, तो काम खत्म, काम इन सेंस पैशन, लव, लस्ट, और ये कामा त्रिकोण भी है 3 7 11, 3 7 11 कामा त्रिकोण होता है, आपको पता ही है। वो 12वां जाना बीमारी के परिपेक्ष में, सेलिब्रेसी के परिपेक्ष में ये अच्छे नहीं है। शादी, सप्तम का छठे में आना, सप्तम का 8वें में आना, 8वें का यहाँ आना, 8वें का यहाँ आना, छठे का इन दोनों के चले जाना, आपस में इन तीनों हाउस का एक्सचेंज रिलेशन बनना, कहीं भी बैठ जाना अच्छा नहीं माना गया है शास्त्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 6th हाउस में, ठीक है, स्पाउस इल हो सकता है, क्रॉनिक डिस्ट्रस्ट होगा, क्रॉनिक बीमारी हो सकती है, और डिस्ट्रस्ट होगा, हमेशा विश्वास नहीं होगा एक दूसरे पे एमंग देम, दोनों में। अगर 7th लॉर्ड वो बनेगा डाइवोर्स का या दूरी का या आपस में विचारों के ना मिलने का कारक, डिस्ट्रस्ट का कारक बनेगा, ये अगर 7th लॉर्ड 6 में है। फिर मैं बोलता हूँ ये एक कंडीशन है कि ये, और आप ग्रहों से यहाँ पे सैटर्न बैठ के तीसरी दृष्टि से यहाँ पे देख ले, मंगल यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, यहाँ देख ले, तो ये कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे मंगल हो, यहाँ पे देख ले, ठीक है, तब बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे बैठ के यहाँ गुरु हो, 1 2 3 4 5 यहाँ पे देखेगा, बेटरमेंट हो जाएगा। इसका भी विशेष ध्यान रखना है, लेकिन आपको सारी कैलकुलेशन, क्योंकि पुराने लोग तो जानते हैं, नए लोगों को सिखा देंगे अभी। तो यहाँ पे ओवरऑल भी देखना है, जो 12 पॉइंट 10 पॉइंट शुरू में दिखाए थे, उसके अलावा दृष्टि, संबंध, यूटी, कंजंक्शन, पाप कर्तरी, वो सारी चीजें, गंडांत में 6th लॉर्ड की क्या पोजीशन है, 7th लॉर्ड इस राशि में आ रहा है तो इस राशि में कहीं उसका मृत्यु भाग में तो नहीं आ रहा है, वो सारी कंसिडरेशन करनी पड़ेंगी आप, अदरवाइज फिर काम बनेगा नहीं। आप सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन कर पाओगे, देखना सब कुछ है बोलने से पहले, बट प्रैक्टिस करने हैं धीरे धीरे। तो 7th लॉर्ड का 12th में आना इस तरह से खराब। अब मान लिया 7th लॉर्ड 7th में ही है, ठीक है, जब 7th लॉर्ड 7th में होगा तो कांस्टेंट बार्गेनिंग वाली पत्नी या पति होगा, बार बार किसी बात के लिए परसू करने का कोशिश करेगा, अपनी डील मनाने के लिए इतना प्रेशर बनाएगा, क्योंकि 7th हाउस इज कांस्टेंट बार्गेन करना, तराजू के पल्लों को बराबर बैलेंस करने की कोशिश करेगा किसी भी एनर्जी को, फिर वो किसी भी लेवल पे हो, पैसे को लेके, सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, फिजिकल, वो बार बार उस चीज को रिपीटेशन करके बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डील मेकिंग, और ये जो दोनों डील बनाएंगे ना, डील करेंगे आपस में किसी भी काम को लेके, उस डील के कारण 7th हाउस का 7th हाउस में ही 7th लॉर्ड का बैठना क्या बताता है, ये समझो। ये कॉन्स्टेंटली जो है उनकी वाइटलिटी को ड्रेन आउट करेगी, बोथ पार्टनर की, क्योंकि 7th हाउस 7th में ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी बार्गेन करेंगे, जो भी डील करेंगे, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 7th हाउस में, तो उससे उनकी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो वाइटलिटी है, वो, क्योंकि 7th हाउस मारक भी है, ड्रेन आउट करने का भी हाउस है, तो यहाँ पे ड्रेन आउट होती रहेगी उनकी वाइटलिटी। दिस इज वेरी बैड कॉम्बिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई राशि जो कोई मरकरी या सैटर्न जैसा प्लैनेट आ जाए, तो वहाँ पे इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंसी हो जाएगी, हो सकती है, वो पहलू बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अभी राशियों, क्योंकि राशियों के सारे कारकों पे हमने डिस्कशन नहीं किया है तो मुझ पे बहुत नहीं जा रहे हैं, बट सिंपल एक चीज को समझने की, 7th हाउस का 7th में बैठने का मतलब डीलिंग, एग्रीमेंट, किसी चीज पे को बार बार परस्यू करने की कैपेसिटी बनने के कारण कहीं ना कहीं चीजों में ड्रेनेज होगा, लॉस होगा, ठीक है। उसी प्रकार 7th हाउस का 8th में जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। 8th में जब जाएगा तो लाइफ में, शादीशुदा जीवन में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो,
अकस्मात चेंजेस विल बी फ्रीक्वेंट इन इफ सेवेंथ लॉर्ड इज सिचुएटेड इन द 8th हाउस। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे 8th हाउस में जो गड़बड़ चीज है वो ये कही गई है कि कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं छुपे हुए कोवर्ट रिलेशनशिप भी हो सकते हैं इस हाउस के। ये इतना अच्छा पॉइंट, मतलब कोई बहुत पॉजिटिव बात नहीं है, बट स्टिल, क्योंकि 8th हाउस छुपा हुआ हाउस है। ठीक है। और यहाँ पर 7th लॉर्ड का ना 7th हाउस जो होता है वो अपने आप में समागम या रिलेशनशिप को दर्शाता है, तो रिलेशनशिप समागम छुपे हुए हो। अब इसमें अगर अदर्स का या कोई और इम्पैक्ट आएगा तो ये कई कंडीशन में आदमी विचार करेगा कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, बाहर रिलेशन बना लूं, लेकिन जैसे मंगल की ऊर्जा मिल जाएगी तो बना भी लेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस हाउस पे दृष्टि संबंध या युति कैसी हो रही है। अगर पावरफुल प्लैनेट यहाँ पे बैठे होंगे तो, क्योंकि एक बात समझ लो, जितने भी क्रूर और पापी ग्रह होते हैं ये जो चीज चाहते हैं उसमें फिर प्रिंसिपल नहीं देखते हैं। दुनिया कहे क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, धर्म में ये है या नहीं है, उनको वो चीज पानी है। डेबिलिटेड प्लैनेट भी समाउ यही करते हैं, वो धर्म पे नहीं चलते। उनको कहना अगर हमको ये चाहिए तो फिर चाहे धर्म या धर्म किसी भी तरह से मुझको ये चाहिए। डेबिलिटेड वीनस, ठीक है, या मंगल डेबिलिटेड हो जाए तो उसके अंदर ऊर्जा है, तो वो अपनी चीज को पाने के लिए साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण वो अपना काम बना लेने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है उस ग्रह के अंदर। ये चीज ओवरऑल सारे पॉइंट्स में भी समझने की आपको जरूरत है। तो 8th हाउस में कहीं ना कहीं छुपे हुए रिलेशनशिप के कारण ये प्रॉब्लम आएगी। 9th हाउस में आ जाते हैं। 9th हाउस जो होता है, अब देखिए 7th हाउस का 9th हाउस में जाना, इसको भी हम एक चीज और तरीके से समझा देंगे। देखिए 9th हाउस जो है हमारे भाग्य का होता है। 9th हाउस हमारे भाग्य का होता है, भाग का गेन है ये 7th हाउस। भाग का गेन यानी कि जब ये भाग ये अगर यहाँ पे आएगा तो अच्छी बात है, यानी कि कहीं ना कहीं भाग्य को गेन हुआ। और पत्नी के साथ जब संबंध जुड़ता है तो हम 1 से 2 हो जाते हैं, हमारा धर्म बढ़ता है। क्योंकि रामचंद्र जी भी तब तक यज्ञ नहीं कर पाए जब सोने की सीता जी जब तक बन के आ नहीं गई। पत्नी की जरूरत है धर्म को भी बढ़ाने के लिए। तो 9th हाउस से धर्म तभी बढ़ेगा जब अगर अगर 7th हाउस का लॉर्ड 9th में आ जाए, तो इट मीन्स की धर्मा विल इंक्रीज। धर्मा में, धर्मा कह लो, भाग्य कह लो, कुछ भी कह लो, दैट इज फर्दर लेवल। दूसरी चीज, पत्नी जो है पिता की तरह, पति या पत्नी पिता के समान एक दूसरे इच्छाओं को पूर्ति करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि पिता का घर है 9th, वो क्वालिटी भी आ जाएगी। यानी स्पाउस विल बी लाइक फादर, फादरली फिगर विल एडोर हिम और हर, हिज और हर लाइक अ चिल्ड्रन। जैसे फादर अपने बच्चों की केयर करता है, वैसे यहाँ पे अगर 7th लॉर्ड होगा तो एक ये भी एस्पेक्ट आता है इसका। ठीक है। तो अब 9th में समझिए, 9th जो है बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम दोनों में बढ़ जाएगा। प्रिंसिपल पे चलने वाली बात है 9th हाउस, धर्म पे चलना, प्रिंसिपल पे चलना, तो प्रिंसिपल्ड हो जाएगा इंसान। ठीक है। किसी भी डॉक्ट्रिन को, प्रिंसिपल को, नियम को, सिद्धांत को फॉलो करने वाला होगा। ही विल फॉलो डॉक्ट्रिन। ठीक है। प्रीचर, टीचर, सेक्रेट प्लेसेस में, पवित्र स्थानों में वर्ल्ड ट्रेवलर होगा। अब ये अगर 7th हाउस 9th में चला जाए तो आप बोलो स्पाउस विल बी वर्ल्ड ट्रेवलर, तो घूमने का शौक होगा, घूमने इधर उधर, दुनियादारी की उसको नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। ये इतना बुरा नहीं कहा गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लो, 8th में एक चीज समझिए। अब अगर शादी, ये धर्म का हाउस है, तो धर्म, धर्म का 6 12th हाउस है, धर्म का 6 12th हाउस है, नुकसान है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर पति और पत्नी, यहाँ और ये मंगल हाउस भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 7th लॉर्ड आता है तो इसकी इच्छा पूर्ति बना दो ना, ये 11th, तो इच्छा पूर्ति जो है 6 में चली गई, इस वजह से भी ये नुकसान करेगा। धर्म 9th हाउस को भी इनडायरेक्टली पकड़ा हुआ है इन दोनों हाउसेस में। इसीलिए शादी में 7th 8th का एस्पेक्ट भी देखा जाता है। 7th हाउस और 8th हाउस क्या कह रहा है, तो 8th हाउस मंगल का हाउस भी होता है। ठीक है। 9th में आपको समझे कैसे प्रिंसिपल्स विल बी सीन, बिलीफ सिस्टम, प्रीचिंग, टीचिंग, सीक्रेट, वर्ल्ड ट्रैवलिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। दिस इज नॉट दैट मच बैड। जब तक कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफ्लिक्शन नहीं होगा तब तक ये कॉम्बिनेशन ठीक है। उसी पर 10th में आ जाते हैं। अब 10th नेचुरल देखा जाए तो नेचुरल जो है वो इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप का हाउस है। 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप। 7th का लॉर्ड अपने से 4th में गया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा,
पहली बात तो पब्लिक विजिबिलिटी हो जाएगी सेवंथ हाउस की, यानी कि आपके काम, यहाँ पे हम क्योंकि सिर्फ मैरिज की पॉइंट दे रहे हैं तो पब्लिक विजिबिलिटी विल बी मोर, पब्लिक विजिबिलिटी आएगी आपके स्पाउस की, राइट। क्योंकि टेंथ हाउस जो है पब्लिक विजिबिलिटी का है, रेपुटेशन बहुत अच्छी रहेगी, ड्यूटीज को फॉलो करेगा क्योंकि कर्मा है, कर्मा का हाउस है, ठीक है। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट विल बी क्वाइट क्लियर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी यहाँ से होगा। तो अब ये तो हो गई जनरल चीजें। अब अगर सेवंथ लॉर्ड यहाँ पे जाके, अब यहाँ पे मान लीजिए इफ्लेक्शन होगा तो कर्म क्षेत्र में, अब जैसे कई बार होता है, लोग होते हैं पति या पत्नी की अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस में रिलेशनशिप बन जाती है, तो उसके लिए ऑब्वियसली सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ अपने से फोर्थ यानी टेंथ हाउस में जाके बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध बनना चाहिए किसी फीमेल प्लैनेट से, और उस फीमेल प्लैनेट से संबंध बनने के बाद उस पर कोई ना कोई हेलुसिनेशन वाला इस तरह के प्लैनेट की दृष्टि होनी चाहिए, राहु की, सैटर्न की, तब मामला बिगड़ेगा इस तरह का, तो वो कारक बनेगा शादी में परेशानियों का, राइट। तो ये कुछ नक्शल में कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं बता रहे हैं जिससे कि आपको कुछ दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं। अब सेवंथ लॉर्ड इफ सपोज इट गोज इनटू 11th हाउस, ठीक है, सेवंथ लॉर्ड 11th में क्या देगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि अब देखो समझने का प्रयास करना, बहुत मजा आएगा। सेवंथ पति या पत्नी इच्छा पूर्ति में जाके बैठ गया, तो फंड रेजिंग बाय मैरिज, फंड रेजिंग बाय अरेंजमेंट, फंड रेजिंग बाय एग्रीमेंट, शादी को अगर एग्रीमेंट मान लें, तो यहाँ पे एग्रीमेंट का मतलब मैंने एक दूसरे को तुम्हें वचन दिए ना, 7 वचन, वो एग्रीमेंट हो गया कि हम तुम्हारी, अब क्योंकि ये उसकी इच्छा पूर्ति है, इस आदमी का इच्छा पूर्ति का हाउस है और सेवंथ लॉर्ड वहां जाके बैठ गया, तो ऑब्वियस बात है 11th हाउस जो है वो गेन्स का है, फंड का है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन में तुम एक सेकंड में तुम लोग अपने अपने चार्ट में देख लो, जिसका सेवंथ हाउस 11th में होगा, वाइफ और स्पाउस विल बी हेल्पिंग इन फंड रेजिंग, ठीक है। अगला समझ लो, बहुत आसानी से स्नैपशॉट में कैसे समझते हैं हम लोग चीजों को, स्पाउस इज फ्रेंड एंड विल बिहेव लाइक एन इकोनॉमिकल लिंक, नोट कर लो मेरा ये सेंटेंस, कहीं फेल नहीं हो, चाहे जहां लगा देख लो। अगर सेवंथ लॉर्ड 11th में है, spouse will be like a friend or maybe friend or maybe you know him or her earlier and will help in your life like a economical link, क्योंकि 11th हाउस गेन्स का है, नेटवर्किंग का है, आय का है, इनकमिंग गेन्स का है, यानी इकोनॉमिक्स का है। कौन हेल्प कर रहा है वहां बैठ के, पत्नी, पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट, तो यहाँ पे क्योंकि पत्नी की बात करें तो पत्नी की बात कर लेते हैं, तो वाइफ या हस्बैंड, वाइफ या हस्बैंड दोनों ले लेते हैं, हस्बैंड या वाइफ विल बी इकोनॉमिकल लिंक फॉर दैट पर्सन। इस पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत हुई और हैंड रेज करो, अगर समझ में आ गया ओके हो गया, पहले वेव कर लो। हाउ स्पाउस विल बी इकोनॉमिकल लिंक और विल बी अ फ्रेंड, क्योंकि 11th हाउस फ्रेंडशिप का भी है, ठीक है। तो एक बाकी आगे क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे, ठीक है। तो इसको एनर्जी को आपको समझ, अभी इकोनॉमिकल लिंक्स आप तोड़ेंगे, ज्यादा शोषण कर रहे होंगे, वहां पे कोई ऐसा प्लेनेट होगा तो मुर्गी को एक ही बार में काट के सारे अंडे निकालने का प्रयास कर रहा होगा, तो वहीं पे वहां पे वाइफ से रिलेशन बिगड़ जाएंगे। वो कहीं मैं तुम्हारे हर महीने ला के दे तो रही हूँ 1.5 लाख रुपए, तुमको 10 लाख ये कहाँ दे, अब वो प्रेशर, ये सब देखना पड़ता है। बाकी एस्पेक्ट, कंजंक्शन, क्या उसकी इच्छा है, लग्न क्या डिमांड कर रही है, उसके पैसे पे पूरा कब्जा तो नहीं कर ले रही है और ज्यादा उसका दोहन तो नहीं कर रही है। इसमें फिजिकल वायलेंस लेके भी बहुत सारी और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, कहाँ पे फिजिकल वायलेंस हो रहा होगा, कहाँ पे अब्यूज हो रहा होगा, कहाँ पे क्या हो रहा होगा, कहाँ पे मदर इन लॉ इन्वॉल्व होगी, कहाँ पे नंदे इन्वॉल्व होंगी, कहाँ पे पत्नी की माँ और बहनें जो है उसका कान भर रही होंगी, अभी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन जब कारक जान जाओगे तो एक सेकंड में जोड़ लो, ठीक है, वो भी आगे कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल समझने वाली बात है जो कि हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि तुम लोग इस चीज को समझो। आगे चलते हैं, अगर सेवंथ लॉर्ड 12th में आ जाए, अब ये बैट ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, क्यों, क्योंकि पहले बता दिया 6 8 12 जाना अच्छी बात नहीं होती है, तो यहाँ पे प्राइवेट लाइसेंस हो जाएंगे बहुत ज्यादा। प्राइवेट लाइसेंस समझते हो, व्यक्तिगत प्राइवेट छुपे हुए कार जो है स्पाउस कर सकता है, पहली बात। किस लेवल पे जाके करेगा ये पूरे चार्ट को देख के और भी चीजें पता चलेगी, ठीक है। बैक रूम डील्स भी बोलते हैं इसको, नोट कर लो ये भी वर्ड,
कमरे के पीछे छुप की गतिविधियां, रेसाइड इन डिस्टेंस प्लेस, दूर क्षेत्र में जाके रहना पड़ जाए, स्पाउस को जाना पड़ जाए, छुपी हुई जगहों पर रहना पड़े, ठीक है। और सबसे जरूरी है व्यक्तिगत